Hello everyone, welcome to Launchpad Education. Committed to your preparation, we are here with another video which is procedure established by law, due process of law and Article 21. Usually aspirants in concepts में confuse हो जाते हैं कि what is procedure established, what is due process and what is its relation with Article 21. So इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि procedure established क्या होता है, due process क्या है और उनका relation with Article 21. So before we move further, let us know the contents which we are going to cover in this video. पहले हम बात करेंगे procedure established by law की कि इसका मतलब क्या है, how is it linked to the Indian Constitution. Then we will see what is due process and also we will analyze कि due process of law Indian Constitution में है कि नहीं है या judiciary का इस पे क्या टेक था कि इंडिया में किस चीज को फॉलो किया जाता है. Is it procedure established या फिर due process of law. Then a little bit about मेनका गांधी केस कि व्हाट वाज रूल्ड इन मेनका गांधी केस, इसके रिगार्डिंग आप डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा. नेक्स्ट वी विल सी प्रेजेंट सिनेरियो, दैट मींस इंडिया आज क्या फॉलो करता है. इज इट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. So if you do not want to miss any update, like us on Facebook, also follow us on Instagram channel and subscribe to our YouTube channel Launchpad Education. This is our Instagram page where you get daily quiz time and fact time which will enhance your preparation. Now we will talk about the procedure established by law. कि procedure established by law है क्या. Article 21 of Indian Constitution क्या कह रहा है. Article 21 is saying that no person to be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. That means state किसी भी person को उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं करवा सकता है except according to procedure established by law. अब इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको आपकी लाइफ से डिप्राइव करना है, स्टेट को आपको डिटेन करना है, देन देयर हैज टू बी सम प्रोसीजर जो ड्यूली इनेक्टेड हो, प्लस प्रोसीजर में जो तरीका बताया गया होगा डिटेन का, उसके तरीके डिटेन किया जाए, तभी उस डिटेंशन को जस्टिफाई माना जाएगा. इट मींस that a law is duly enacted by the legislator or the concerned body is valid only if the correct procedure is followed. मतलब अगर लॉ एनेक्ट किया जा रहा है उसको वैलिड तभी माना जाएगा अगर उसका प्रॉपर पैसेज का प्रोसीजर फॉलो किया गया है. पॉइंट वाज कि इसमें से आर्बिट्रेरीनेस को हटाने की कोशिश की गई है. दैट मींस कल को अगर स्टेट अथॉरिटी को लगे कि हमें किसी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करना है, वो थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन उसको डिप्राइव ना करा पाए, देयर हैज टू बी द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर. और जो वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा वो ड्यूली इनेक्टेड होगा, हर एक प्रोसीजर से जो रिक्वायर्ड है उसके थ्रू उसकी पैसेज होगी, देन ओनली उसको ड्यूली माना जाएगा. सो पॉइंट वाज कि यहां से आर्बिट्रेरीनेस को हटाया जा रहा है एग्जीक्यूटिव की. नेक्स्ट इज इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ देन द लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कैन बी टेकन ऑफ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एंड प्रोसीजर ऑफ दैट लॉ. मतलब एक तो हमने लॉ को ड्यूली इनेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द होल प्रोसीजर व्हिच वाज रिक्वायर्ड टू मेक दैट लॉ वैलिड. नेक्स्ट, अब उस लॉ में जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो करके ही आप किसी पर्सन को उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकते हो. अब इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से. लेट्स से पार्लियामेंट एक लॉ पास कर देती है जिसमें पार्लियामेंट कह रही है दैट जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो आफ्टर 6 PM घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं कंसिडरिंग सिक्योरिटी, व्हाटएवर दे हैव सेड इन द लॉ. नाउ पॉइंट इज, एक लड़की 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलती है, देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, पुलिस उसको डिटेन कर लेती है बिकॉज देयर वाज अ लॉ. ऐसा नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ लॉ पुलिस ने उठा के उस लड़की को डिटेन किया. अगर ऐसा करती पुलिस, व्हाट वुड हैव हैपेंड, दैट वुड हैव बीन द एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट द लेजिस्लेटिव एक्शन, दैट टू आर्बिट्ररी. यहां पर क्या था, देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ वन लॉ जिसके बेस पे उस लड़की को डिटेन किया गया. तो अब अगर कोर्ट में मुद्दा चला जाएगा, व्हाट विल बी द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट बोलेगी कि लॉ इज देयर, द लॉ व्हिच वाज एनेक्टेड, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया था, मोर ओवर उसकी एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी प्रोसीजर फॉलो किया गया था, तो वो डिटेंशन लॉफुल मानी जाएगी. अब इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब यह हुआ कि हमने सिर्फ ये चेक किया कि लॉ एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था. लॉ एग्जिस्ट कर रहा था, यस कर रहा था, तो उसका प्रोसीजर फॉलो किया गया, हां जी किया गया. सो इसका मतलब क्या हुआ, जो डिटेंशन है उसको लॉफुल करार दिया गया. नाउ अब देखने वाली बात यह है कि उस लॉ की स्क्रूटनी में नहीं जाया गया, उसकी रीजनेबिलिटी, वो कितना फेयर था नहीं था, उस चीज में हम गए ही नहीं. हमने सिर्फ ये देखा कि लॉ एस्टैब्लिश हो गया था कि नहीं हुआ था.
सिंस हुआ तो उसकी डिटेंशन को लॉफुल करार दिया गया. सो इट डज नॉट सीक वेदर द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट इज जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी. उस चीज में वो जाता ही नहीं है प्रोसीजर एस्टैब्लिश. So the protection is only against arbitrary executive action and not arbitrary legislative action. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेक्शन मिली है हमें अंडर आर्टिकल 21 वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है. दैट मींस इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, मेयर बाय पासिंग एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते. हाँ, अगर लॉ बना दिया है फिर कर सकते हो. सो प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एंड नॉट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव. चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन कैसा भी हो, रीजनेबल हो ना हो, फेयर हो ना हो, जस्ट हो ना हो, उसमें तो जाना ही नहीं. ड्यू प्रोसेस की बात तो हम कर ही नहीं रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. अब बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एक्चुअली अमेरिकन एक्सप्रेशन. अमेरिकन एक्सप्रेशन है और ये क्या रहा है दैट not only checks the existence of duly enacted law depriving person of his life and personal liberty, but also ensures that law made is reasonable, fair and just. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के बाद एक स्टेप आगे बढ़ता है ये, और क्या चेक करता है कि जो लॉ बनाया गया था क्या वो रीजनेबल था, क्या वो फेयर था, क्या वो जस्ट था. अगर तो वो रीजनेबल, फेयर, जस्ट था प्लस प्रोसीजर एस्टैब्लिश था, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अगर इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबिलिटी, फेयर एंड जस्ट वो है तो वो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश है एंड नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो एक्चुअली ये क्या करना चाह रहा है? इट इज trying to create the limitation over both arbitrary executive action as well as legislative. So creates limitation on both arbitrary executive decision as well as arbitrary legislative laws. मतलब अब अगर आप लॉ बना रहे हो, जो हमने एग्जांपल लिया था जिसमें लड़की को डिटेन किया गया था आफ्टर 6 PM, तो इसमें अगर आप कोर्ट स्क्रूटनी करती है इसकी, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कोर्ट विल गो फॉर द रीजनेबिलिटी, अगर वो फेयर है लॉ नहीं है, या जस्ट है कि नहीं है. बेस्ड ऑन दैट वो डिसीजन देगी अपना कि उसकी डिटेंशन लॉफुल है कि नहीं है. सिंस वो लॉ जो हमने देखा, जो बनाया गया था, वो वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को विच इज राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 को विच इज राइट टू फ्रीडम, तो हेंस इस लॉ को कोर्ट इनवैलिड करार दे देगी और उस लड़की को रिलीज कर दिया जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. So in short, what is due process? It is procedure established plus उसकी reasonability, वो fair है कि नहीं है, just. दोनों combine करके will form due process of law. जो सिर्फ procedure है, इसमें क्या missing है? ये 3 चीजें, reasonability, fair and just. अब बात करते हैं इंडियन सिनेरियो में. हमने दोनों चीजें समझ ली, what is procedure established, what is due process. अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है. सो बिफोर मेनका गांधी केस, जो मेनका गांधी केस है वो आया था 1978 में. इससे पहले क्या चल रहा था इंडिया में? We used to rely only on procedure established by law and not due process of law. A.K. गोपालन केस में क्या रूलिंग आई थी कोर्ट की? दैट आर्टिकल 21 जो है that is giving protection only against the arbitrary executive action and not legislative action. So what happened? A.K. गोपालन को डिटेन किया गया था किसी लॉ के अंडर और उनकी डिटेंशन को लॉफुल बोला गया था. सिंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात नहीं की गई थी, ऐसा मानना था जुडिशरी का बिफोर मेनका गांधी केस. लेकिन जब मेनका गांधी केस आया तब कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और तरीके की दी. तो कोर्ट ने क्या बोला? दैट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी डिप्राइव्ड ओनली इफ ड्यूली इनैक्टेड लॉ पोजेस द टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी. दैट इज लॉ हैज टू बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट. मतलब मेनका गांधी केस में कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 21 है, दो वो एक्सप्लिसिटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश की बात कर रहा है, लेकिन ड्यू प्रोसेस इज इम्प्लिसिट इन द आर्टिकल 21. दैट इज वेरी मच इनहेरेंट. सो अगर कोई लॉ बन रहा है और वो लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही एस्टैब्लिश हुआ है, वो वैलिड तभी माना जाएगा अगर वो टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी को पास कर रहा है. दैट मींस वो जो लॉ बना है वो रीजनेबल है, फेयर है एंड जस्ट है. सो मेनका गांधी केस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? अमेरिकन एक्सप्रेशन विच इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो कोर्ट वाज ऑफ द व्यू दैट जो आर्टिकल 14 है, 19 एंड 21, व्हिच मींस आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ,
are not mutually exclusive but interrelated. That is, law depriving 21 should satisfy article 14 and 19 reasonably. That means अगर आपका law जो है आपको आपकी 14 से deprive करवा रहा है 19 या 21 से, then that should be very much reasonable, fair, just. Also it should satisfy 14 and 19 reasonably. So बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की कि आज के टाइम पे क्या सिनेरियो है. सो इन टुडेज सिनेरियो व्हाट वी सी दैट अगर कोई लॉ डिप्राइव कर रहा है किसी पर्सन को ऑफ आर्टिकल 21, सो इट शुड बी बेस्ड ऑन बोथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एज वेल एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो अगर हम बात करें उस एग्जांपल की जो हमने कोट की थी जिसमें लड़की को डिटेन कर लिया गया था आफ्टर 6, तो अगर अब उसकी स्क्रूटनी होगी तो दैट विल बी बेस्ड ऑन बोथ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड एज वेल एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सिंस उसका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुआ और 19 वायलेट हुआ राइट टू फ्रीडम, और अगर वो सेटिस्फाई ना कर पाए इन दोनों आर्टिकल्स को जो वायलेशन हुई है रीजनेबली, तो उस लॉ को क्या करार दिया जाएगा? इनवैलिड. दैट मींस एब्सेंस ऑफ ईदर वुड मेक द लॉ इनवैलिड. ईदर मींस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड plus due process. So guys, I hope you like the video. If you like the video, make sure you give it a thumbs up and also subscribe to our YouTube channel, Launchpad Education. Thank you very much.